अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स एक्सेट्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। तो आज बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रोल क्या है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस, स्टेबल। अब इसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि अपने आउटर इन्वायरमेंट को देखते हुए, आउटर टेम्परेचर को देखते हुए अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना। इसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इन्वायरमेंट या स्टेबल टेम्परेचर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको बैलेंस कर लेते हैं, इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? होम्योस्टेसिस है। अब इसमें हम देखते हैं डिफरेंट होम्योस्टेसिस। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? सबसे पहले होम्योस्टेसिस इन सेल। सेल जो है एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा किस्म की मशीनरी है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज काम कर रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये मिलकर काम कर रही होती है और एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी बना देती है जिसको सेल कहा जाता है। अब ये जो सेल है, अब ये किस तरह से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा? ये वर्क जो है वो तभी करेगा जब इसके अंदर का टेम्परेचर, अब इसके अंदर की चीजें लाइक इसका टेम्परेचर, इसमें पीएच प्रेजेंट है, पीएच इसकी मेंटेन होगी, इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन होगी। डिफरेंट एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर एक्टिविटीज जो है वो अपनी तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इनमें ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन होगी। तो जब ये सारी चीजें मेंटेन करेगा सेल, तभी एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। तो ये इस तरह से अपना होम्योस्टेसिस जो है वो, होम्योस्टेसिस इस तरह से अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम्योस्टेसिस जो है जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है। अब उस टेम्परेचर को फॉल करने के लिए, गिराने के लिए क्या किया जाता है? अब उस टेम्परेचर को फॉल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। अब वो हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है ये क्या करते हैं? पसीना, स्वेट रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो खुद ब खुद ही बैलेंस हो जाता है। 37 डिग्री अगर बॉडी का टेम्परेचर ऐसे राइज अप कर जाता है तो वो दोबारा 37 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये किस तरह से स्वेट ग्लैंड जो है वो ड्यूरिंग हार्ड वर्क अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारा सांस लेने का अमल जो है वो बढ़ जाता है, हमें तेज तेज सांस आता है। दूसरा, हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो अब ये दोनों मैकेनिज्म क्यों तेज होते हैं जब हम हार्ड वर्क करते हैं? तो अब इसमें क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाती है बेसिकली। तो ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होने की वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जो है वो तेजी से जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो हार्ड वर्क परफॉर्म कर पाती है। इस तरह से क्या करते हैं, ड्यूरिंग हार्ड वर्क बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, अपना इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रख लेती है, बॉडी को स्टेबल रखती है। तीसरी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है होम्योस्टेसिस किस तरह से
जब टेम्परेचर फॉल आउट हो जाता है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके दोबारा से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ ले जाती है। अब कभी कभार क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से कम हो जाता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम तक पैगाम भेजती है, पैगाम पहुंचता है। अब उस पैगाम को रिसीव करने के बाद जो एक्शन होता है वो क्या होती है कि बॉडी जो है वो शिवरिंग स्टार्ट कर देती है। अब उस शिवरिंग की वजह से क्या होता है, उस कपकपाहट की वजह से क्या होता है कि हीट रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 37 डिग्री तक आ जाता है। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ये डिफरेंट है इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही होती है, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटेक कर लेते हैं। क्या होता है कि हमने केक भी खा लिया, मीठा ज्यादा खा लिया, हमने केक भी खा लिया, जूस भी पी लिया। अब इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब उस ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन मौजूद है जिसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। अब वो पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। क्या पैदा करना शुरू कर देता है, इंसुलिन। हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है, हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, दो तरह की सेक्रीशंस रिलीज होती हैं। अब ये जो है ये क्या करती है, इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज लेवल को कम करती है, उस ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। ज्यादा होता है और ज्यादा से क्या कर देती है, कम कर देती है। जबकि जो दूसरा ग्लूकागोन है वो सेक्रीट क्या करता है, पेंक्रियाज ग्लूकागोन सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम होता है तो वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा कर लेते हैं तो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और वो जो है वो बैलेंस ग्लूकोज लेवल कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट क्या है, होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से बॉडी जो है वो अपने आप को मेंटेन रखती है, अपने फंक्शन करती है लेकिन वो मेंटेनेंस के साथ अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का क्या रोल है होम्योस्टेसिस में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम में बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है कि नर्व्स जो है वो मैसेज भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड आगे ब्रेन को, ब्रेन एक्शन लेता है, किसको भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड फिर नर्व के पास जो है वो मैसेज लेकर आती है और फिर एक्शन हो जाता है। तो अब किस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम है बेसिकली सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। अब इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन का अमल है, मेटाबॉलिज्म का अमल है। कौन कौन से अमल है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजों की डाइजेशन होती है, तोड़ फोड़ होती है बेसिकली। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दो कैटेगरी है इसकी। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन होती है। अब ये सारी सिचुएशन जो है ये बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन का बताया कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सांस जो है वो फूलने लग जाता है और इसी तरह से हार्ट बीट क्या होती है, तेज हो जाती है। तो ये क्या करता है, वो मेंटेन कर लेता है। अब वो मेंटेनेंस किस तरह से होती है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है। हमारा कंट्रोल सेंटर जो है वो उसको बेसिकली मैसेज रिसीव करके उस पर एक्शन लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन होती है। तो इस तरह से ये ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। अब इसमें भी एग्जांपल आपको मैं यही दूंगी कि क्या होता है कि सांस फूल जाता है। वो क्यों फूलता है, क्योंकि हम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सांस फूल जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब वो हार्ट बीट जो है वो पंपिंग तेज होती है, पंपिंग तेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम
सांस लेने का अमल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम एक्सरसाइज के दौरान भी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है। रेस्पिरेशन के दौरान भी ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी में, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज होती रहती है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब यहाँ पे देखें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट और सारी की सारी आर्टरीज, वेसल्स वगैरह आ जाती हैं। अब ये भी किस तरह से अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। अब इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बॉडी की पीएच मेंटेन रहनी चाहिए। उसके अलावा बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में पहुंचने चाहिए। तो बॉडी जो है वो ये देखती है, आपस में ये कोऑर्डिनेशन करती है कि पीएच जो है पूरी बॉडी की मेंटेन है, न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में मौजूद है। किस तरह से, जैसे हार्ड एक्सरसाइज में हार्ट बीट तेज हो जाती है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी तेज हो जाती है। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे क्या आती है कि बॉडी जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई इक्वल अमाउंट में देती है, पीएच को मेंटेन कर लेती है, और उसके अलावा बॉडी जो है वो खुद को रेगुलेट कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फूड की डाइजेशन होती है। अब उस डाइजेशन में स्टमक क्या करता है, हमारे माउथ में फूड जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती है, स्टमक में डाइजेस्ट होती है और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब ये सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी बॉडी को, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। किस तरह से कि ये न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये इक्वल अमाउंट में होती रहती है, उसकी वजह से एनर्जी जो है वो बॉडी को मिलती रहती है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है, खुद को रिपेयर करती है, खुद को रिपेयर करती है डाइजेशन के लिए, जितनी भी सेक्रीशन हो रही होती है। अब ये सारा कुछ जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हुए ही पॉसिबल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर पाएगा। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, अब मस्कुलर में मसल्स आ जाते हैं और स्केलेटल सिस्टम में हमारा स्केलेटन आ जाता है। अब इन सब में स्केलेटन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स, बोन्स, अब ये सारी की सारी चीजें किस तरह से वर्क कर रही होती हैं, एक साथ काम कर रही होती है, और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हुए पूरी बॉडी को लोकोमोशन भी करती है, मूवमेंट भी करती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब मसल एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो अब इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि अब इन मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग स्टार्ट कर देता है, हमारा सांस फूल जाता है। अब सांस फूलने की वजह से हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी पोस्चर को, लोकोमोशन को, मूवमेंट को, अब ये सारी की सारी चीजों को क्या कर रहे होते हैं, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब इनमें मैंने आपको बताया है कौन कौन सी चीजें आती हैं, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, अब ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब लिगामेंट्स और टेंडन्स का आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, कि जो हमारे पास टेंडन्स होते हैं वो हमारे मसल को, हमारे गोश्त को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स होते हैं वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जब अटैच करवाना होता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी हड्डी है और ये हमारी हड्डी है, ठीक है, ये दो हड्डियां हमारी है। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये ज्वाइंट है दरमियान में। अब ये ज्वाइंट में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बोन को बोन के साथ जोड़े हैं। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये मसल प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है, बोन प्रेजेंट है। अब ये जब बोन्स जो है वो मसल के साथ अटैच होती हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, टेंडेंस प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या 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 चीजें होती हैं? अब इसमें हमारे पास होती है जी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी के बाद यूरिटर, यूरेनियम ब्लैडर और यूरिथ्रा। ये चार चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं जो इस सिस्टम को बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेनियम सिस्टम। अब ये किस तरह से होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करती हैं? अब ये हम जितना भी मटेरियल अपने अंदर इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते हैं, अब उसमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वाटर और सॉल्ट की ऑब्जर्वेशन करना, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, ये किसका काम है? यूरेनरी सिस्टम का काम है। और उसके अलावा ये क्या करती है? बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, और उस ब्लड के अंदर इक्वल अमाउंट में सॉल्ट, इक्वल अमाउंट में वाटर, इक्वल अमाउंट में आयंस का प्रेजेंट होना, ये किसका काम है? यूरेनरी सिस्टम का काम है। अब ये ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालती हैं, वेस्ट मटेरियल जो है वो उसको निकालती हैं और यूरेनियम ब्लैडर में पहुंचा देती हैं, और फिर यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच भी ये क्या करती हैं? पीएच को भी मेंटेन करती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को क्या करती हैं? सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये सिस्टम जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम किसको कहते हैं? बेसिकली इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारी आउटर स्किन आ रही होती है। अब स्किन के अंदर हमें पता है छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है। अब ये पोर्स प्रेजेंट क्यों है बॉडी में? जब बॉडी का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है या जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाता है, जब राइज अप होता है तब उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो क्या होता है? बॉडी हीट अप हो जाती है, ज्यादा हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है ये पसीना, स्वेट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है और उन पोर्स के थ्रू बाहर आता है और हमारी स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है। हीटअप से क्या होती है? ठंडी हो जाती है, अब वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से स्किन जो है वो अपना रोल प्ले करती है इन होम्योस्टेसिस। उसके अलावा जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाता है 37 डिग्री से, बॉडी क्या करने लग जाती है? शिवर करने लग जाती है। तो जो हमारे मसल्स हैं वो बेसिकली शिवर कर रहे होते हैं, तो अब उससे शिवरिंग से क्या होती है? हीट पैदा होती है। अब उस हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है हमारा स्किन जो है, जो हमारा स्किन है वो बॉडी को होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है। और इसके अलावा बॉडी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट रखता है। किससे? हीट से प्रोटेक्ट रखता है, डिफरेंट जर्म से प्रोटेक्ट रखता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो ऑर्गन प्रेजेंट है उसके ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है, वो किससे प्रोटेक्ट रखती है? वो प्रोटेक्शन की वजह से ही प्रेजेंट होती है, ताकि कोई कट लग जाए तो उससे उससे प्रोटेक्ट रहे। हमारी ये जो रिब्स है ये ऑर्गन के ऊपर है, किस लिए प्रेजेंट है? उस ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम जो है वो हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल करना, बैलेंस करना एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें हमने इंपॉर्टेंस देखी कि सेल के अंदर होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर बॉडी जब वर्क करती है तब क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर जब फॉल आउट हो जाता है तब क्या बॉडी क्या इस सिचुएशन में कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तब क्या सिचुएशन होती है, तब किस तरह से खुद को मेंटेन रखती है, और फिर उसके अलावा डिफरेंट रोल पर है किसमें? ऑर्गन सिस्टम में। सो ये बेसिकली आज हमारा लेक्चर था चैप्टर 5 का, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे इससे अच्छी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।